नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं रीट के अंतर्गत जो लेवल फर्स्ट है और लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन है, उस पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक दे रखा है जो कि है पादप जगत का संगठन स्तर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पादप जगत के संगठन स्तर से संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। हमने जो प्रश्न लिए हैं, इन प्रश्नों में जो पादप जगत का संगठन है उसको पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश की है। प्यारे बच्चों, जो प्रश्न आप लोगों के सामने रखे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, साबूदाना किससे बनाया जाता है, साइकस, पाइनस, सेड्रस, जूनिपेरस। तो ऐसे ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न को लिया गया है ताकि कहीं ना कहीं आप लोगों की एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो। और यह वह प्रश्न है जो पिछले एग्जाम यानी कि रीट में इस टॉपिक से पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। तो अभी आप लोगों को बता रहे हैं, रीट के अंतर्गत लेवल फर्स्ट और लेवल फर्स्ट के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का बेहतरीन और शानदार टॉपिक पादप जगत का संगठन स्तर हम कवर करने वाले हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं जबरदस्त प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। मतलब ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें कहीं ना कहीं बीज तो बनते हैं लेकिन बीज बनने के बाद कहीं ना कहीं वो नग्न अवस्था में पाए जाते हैं पौधे के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, उन्हें ब्रायोफाइटस कहते हैं, टेरिडोफाइटस कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं या जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो ऐसे पौधे को जो कहा जाता है वो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सभी उसमें बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जिम्नोस्पर्म शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, इसका अर्थ होता है नग्न बीज। क्या होता है? नग्न बीज। यानी कि ये जो बीज होते हैं ये फल के अंदर नहीं होते हैं बल्कि ये फल के बाहर की ओर होते हैं। यानी कि जो नग्न बीज का मतलब होता है, जो बीज होते हैं प्यारे बच्चों, बीज कैसे होते हैं? उजागर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, जो जिम्नोस्पर्म है इसका मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया है कि जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है क्या? नग्न बीज। और नग्न बीज का मतलब बीज फल के अंदर ना होकर कहां पर होते हैं? ये बाहर की ओर होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, जो कि आप लोगों के सामने बहुत बार एग्जाम में आता है। ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों? जिम्नोस्पर्म जो है इनकी विशेषता ये होती है कि ये फूल पैदा नहीं करते। क्या नहीं करते प्यारे साथियों? ये फूल पैदा नहीं करते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो एक फल के अंदर बीज नहीं बनते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र में विभाजित नहीं किया जाता, बल्कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आने वाले पौधे कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत आने वाले पौधे की यदि हम बात करें तो साइकस का पौधा जो है ये इसके अंतर्गत आता है। पाइनस जो है वह इसके अंतर्गत आता है। पाइनस के अलावा यदि आप देखोगे प्यारे साथियों तो जो सेड्रस है, सेड्रस ये भी जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आने वाला है। वहीं पीसिया जो है, पीसिया नाम का जो पौधा है ये भी किसके अंतर्गत आता है? तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने अभी आप लोगों से बात की है किसके बारे में? जिम्नोस्पर्म के बारे में। और जिम्नोस्पर्म की यदि हम बात करें तो इसी को बोला जाता है अनावृत बीजी। इसी को क्या बोला जाता है? अनावृत बीजी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अनावृत बीजी। या इसी का एक और नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, विव्रत बीजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विव्रत बीजी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो एक प्रश्न से इतनी सारी जानकारी आप लोगों को पढ़ाई है, तो कृपया करके इन सभी जानकारी को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है। तो संसार के जो सबसे लंबे पौधे हैं ये मुख्यतः किसके अंतर्गत आते हैं? तो टेरिडोफाइटस से, द्विबीजपत्रियों से, एक बीजपत्री से या जिम्नोस्पर्म से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म है। यानी कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं ये कैसे पौधे होते हैं प्यारे साथियों? लंबे होते हैं। और लंबे पौधे में मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे एक पौधा जो कि लंबा होता है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, यूकेलिप्टिस। कौन सा होता है? यूकेलिप्टिस का जो पौधा देखा जाता है वो सामान्यतः जो है वो अधिक बड़ा दिखाई देता है बाकी पौधों की तुलना में। ठीक है, बाकी पेड़ों की तुलना में। चलिए अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार आप लोगों के सामने है कि जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म का जो मेवा है वो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने साइकस, सिलेजिनेला, चीलगोजा, कोनिफर। तो आप लोगों को इसका उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे साथियों यहाँ पर यदि देखा जाए
तो जिम्नोस्पर्म का जो मेवा है वो कहा जाता है चीलगोजा को। किसको कहा जाता है? चीलगोजा को कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो चीलगोजा है इसकी यदि हम बात करें तो जिसे आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है? तो आमतौर पर पाइन नट्स के नाम से जाना जाता है। पाइन नट्स, ये ध्यान रखना है, इसको क्या कहा जाता है? पाइन नट्स के नाम से जाना जाता है। किसको? चीलगोजा को। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने। कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है, जो कोरेलाइड जड़ें हैं ये किस में पाई जाती है? तो चीड़ में पाई जाती है, लाइकोपीडियम में पाई जाती है, साइकस में पाई जाती है, ड्रायोपेटेरस में पाई जाती है। तो कोलेराइड जड़ें जो होती है प्यारे साथियों, ध्यान रखना, ये पादप में किस पादप में पाई जाती है? तो ये साइकस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ये साइकस में पाई जाती है। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? जो सबसे बड़ा बीज है वो बीज किसमें पाया जाता है ये आपको बताना है। तो कोकस में पाया जाता है, नीटम में पाया जाता है, साइकस में या पाइनस में। तो सबसे बड़ा जो बीजांड होता है, बीजांड जिसमें पाया जाता है वो होता है साइकस। क्या होता है? साइकस। बीजांड की यदि हम बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बीजांड है, ठीक, बीजांड के अंतर्गत आप लोगों को पता है इसके ऊपर ऐसे आवरण होते हैं। ठीक, तो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ऐसी इसके ऊपर परतें होती है। तो इसी में से बीजांड की एक परत होती है प्यारे साथियों, जिसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, टेपिटम। ठीक, तो जो टेपिटम होती है ये क्या करती है? तो टेपिटम जो परत होती है ये सबसे अंदर वाली परत होती है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन सी परत करती है? तो पोषण प्रदान करने का कार्य करती है टेपिटम। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार। चीलगोजा किससे प्राप्त होता है? जो चीलगोजा अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, यह किससे प्राप्त होता है? साइकस से प्राप्त होता है, पाइनस से प्राप्त होता है, सिलेजिनेला से होता है या सिकोया से प्राप्त होता है? तो चीलगोजा की यदि हम बात करें, एक तरीके से हेल्दी फ्रूट्स होता है, पाइन नट्स के रूप में इसको जाना जाता है। तो ध्यान रखना, ये प्राप्त होता है पाइनस से। किससे प्राप्त होता है? ये पाइनस से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने दे रखा है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? जो साबूदाना जिसका प्रयोग हम कहीं ना कहीं व्रत के समय में प्रयोग करते हैं, व्रत के समय में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, व्रत के समय में। वहीं यदि देखा जाए तो इस साबूदाने का जो निर्माण है वो किससे किया जाता है? तो साबूदाने का जो निर्माण है प्यारे बच्चों, साइकस, पाइनस, सेड्रस, जुनिपेरस। तो साबूदाने जो बनाया जाता है वो साइकस जो होता है, ये जो पौधा होता है इसकी जड़ से बनाया जाता है। ठीक, तो साइकस जो पौधा है उसकी जड़ से बनाया जाता है और साबूदाना को जो है सागो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जिसका इस्तेमाल व्रत के समय में किया जाता है। वहीं यदि साबूदाने की यदि हम विशेषता की बात करें तो पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है ना। पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य भी करता है कौन? साबूदाना। चलिए अगला प्रश्न है, दमा यानी कि जिसे बोला जाता है अस्थमा। दमा की यदि हम बात करें तो दमा जो होता है इसे एक और किस नाम से जाना जाता है? तो दमा को बोला जाता है अस्थमा। ठीक, ये दमा या अस्थमा जो है एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोग भावनात्मक रूप से या देखा जाए तो टेंशन लेने की वजह से भी कहीं ना कहीं अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है। तो दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन, जो दमा एवं खांसी के लिए काम आने वाली जो औषधि है जिसका नाम है इफेड्रिन, ये किससे प्राप्त की जाती है? साइकस से, जुनिपेरस से, इफेड्रा से, पाइनस से। तो इफेड्रिन जो एक तरीके से औषधि है, इसको जिससे प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है इफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो जीवित जीवाश्म कहलाता है वह कौन सा है? तो ड्राइप्टेरिस, साइकस, पाइनस, जिंकगो। तो जीवित जीवाश्म की यदि हम बात करें तो जीवाश्म का मतलब क्या होता है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर जीवित के बारे में तो आपको पता है, जिसके अंदर जीव पाया जाता है वो तो जीवित होता है। और जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के एक तरीके से पाए जाने वाले अंश, जीवों के अंश। ठीक, तो जीवों के अंश को ही यदि हम देखें तो क्या बोलते हैं? जीवाश्म, जो कई समय से पृथ्वी पर पड़े रहते हैं। ठीक, तो उन्हें बोलते हैं जीवित जीवाश्म, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने दे रखा है और वो क्या कि कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जिंकगो। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? जो जिंकगो है ये एक तरीके से जीवित जीवाश्म कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विषाणु क्या है? तो विषाणु की यदि हम बात करें तो विषाणु कोशी है, अकोशी है, एक कोशी है, बहुकोशी है।
यानी कि विषाणु के अंदर कोशिका पाई जाती है, या फिर यदि हम बात करें प्यारे साथियों आप लोगों के सामने कि इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है, या एक कोशिका पाई जाती है, या एक कोशिका भी नहीं पाई जाती है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो उत्तर आप याद रखिएगा कि विषाणु जो होता है वो अकोषी होता है, यानी कि इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। वहीं यदि हम बात करें विषाणु के बारे में, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि विषाणु की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो विषाणु की खोज के बारे में पूछे तो इसकी खोज की थी इवानोविस्की ने। किसने की थी? इवानोविस्की के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक। और विषाणु जो है ये ना सजीव की कैटेगरी में आता है और ना ही निर्जीव की कड़ी में आता है, यानी कि इसमें सजीव एवं निर्जीव दोनों के होने के गुण पाए जाते हैं। किसमें? विषाणु। और वहीं प्यारे साथियों विषाणु जो है किसका अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो जो आरएनए है, आरएनए यानी कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसकी यदि हम बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, तो जो विषाणु है इसका न्यूक्लिक अम्ल यदि देखा जाए तो वो आरएनए होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? जो तेल प्रदूषण होता है, तेल की वजह से जो प्रदूषण फैलता है उसमें नियंत्रण पाने के लिए जो सुपर बग है वो क्या है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए प्यारे साथियों कि जो सुपर बग है वो क्या होता है, ठीक। तो ऑप्शन है कवक विकृति, जीवाणु विकृति, या जल पिस्सू, या शैवाल विकृति। तो यदि हम इसकी बात करें तो एक तरीके से देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु विकृति, यानी कि तेल प्रदूषण में नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग जो है वो क्या है प्यारे साथियों, तो यह एक जीवाणु क्या है, ये जीवाणु विकृति है ये। तो प्रतिजैविक प्रतिरोध एक प्रकार का दवी प्रतिरोध है, आप लोगों को ध्यान रखना है ये किसका काम करता है, ये दवा का काम करता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ऐसा कौन सा पौधा है जो प्रदूषण के संकेत के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो शैवाल है, कवक है, लाइकेन है, फर्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों लाइकेन, ठीक। तो लाइकेन जो होता है ये किसके संकेतक के रूप में कार्य किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रदूषण के संकेत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए जैविक खाद क्या होता है। तो जैविक खाद के रूप में जैसे कि जो गोबर से निर्मित खाद होती है, कौन सी? जो गोबर से निर्मित खाद होती है उस खाद को हम क्या बोलते हैं? जैविक खाद बोलते हैं। या फिर एक तरीके से वर्मी कंपोस्ट जो होता है प्यारे साथियों, कौन सा? वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? जो केचुए से बनी हुई खाद होती है वो भी एक तरीके से कौन सी खाद होती है? जैविक खाद होती है। तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? नीम का, एजोला का, यूरिया का, पोटेशियम का। तो नीम का प्रयोग तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है, वहीं यूरिया और पोटेशियम दोनों यदि देखा जाए तो यूरिया और पोटेशियम क्या है प्यारे साथियों? तो यूरिया और पोटेशियम जो है दोनों के दोनों एक तरीके से रासायनिक चीज है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों के सामने हो जाएगा क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा एजोला। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच में उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? यानी कि आप लोगों के सामने दे रखा है किस किस के बारे में, एक तो कवक के बारे में और एक दे रखा है उच्च पादप के बारे में। तो इन दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, वह क्या है? तो जैव उर्वरक, कोरेलाइड जड़, लाइकेन, माइकोराइजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माइकोराइजा। ये जो माइकोराइजा है ये कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच में एक कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। एफ्ला विष किससे बनते हैं? जो एफ्ला विष है ये किससे बनता है? कवक से, जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो एफ्ला विष है ये ध्यान रखिएगा ये बनता है किससे? कवक से। अब कवक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए प्यारे साथियों, जो कवक है इन कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? तो ये कवक की जो कोशिका भित्ति होती है प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा ये बनी होती है किसकी? काइटिन की, ठीक। कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? ये काइटिन की बनी होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी का जो निर्माण है उस डबल रोटी के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक। तो यहां पर यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो एसिटोबैक्टर, पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसेज, एस्परजिलस। तो डबल रोटी जिसे हम बोलते हैं तो उसके लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है वो है सैक्रोमाइसेज। क्या है? सैक्रोमाइसेज का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक तरीके से क्या है? ये कवक है। तो कौन सी कवक का प्रयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसेज नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में किसके सहजीवी या सहचर्य है? यानी कि जो लाइकेन है ये
चट्टान पर भी एक तरीके से उग जाती है, तो ये किन दो चीजों के बीच में सहजीविता का कार्य करती है, यानी कि जिससे दोनों को फायदा होता है? शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और मॉस। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शैवाल और कवक। क्या हो जाएगा? यानी कि जो लाइकेन है ये किन दो के बीच में सहजीविता का कार्य करती है? तो शैवाल और कवक के मध्य सहजीविता का कार्य करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसके प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है? ब्रायोफाइटा, लाइकेन, टेरिडोफाइटा, शैवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन। तो अभी इससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसमें संकेत के रूप में जो कार्य करता है वो कौन करता है? तो लाइकेन। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? लाइकेन। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो जो लिटमस होता है ये किसमें से निकाला जाता है? हल्दी में से, सिनकोना की छाल से, लाइकेन से, मशरूम से। तो लिटमस की यदि हम बात करें तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, लिटमस को जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है लाइकेन से। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बार एग्जाम में आता है ये लिटमस के बारे में, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रोसेस जाननी होगी पीएच पैमाने के बारे में। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और कुछ जगह इसका नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे सोरेनसन। कौन थे? सोरेनसन। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पीएच एक पैमाना होता है जिसमें 1 से लेके कहां तक के अंक होते हैं? 14 तक के अंक होते हैं। इस 1 से लेके 14 तक के जो अंक होते हैं इनमें 1 से लेके जो 7 तक के अंक होते हैं ये किस चीज को दर्शाते हैं? प्यारे साथियों, 1 से 7 तक के अंक अम्ल चीज को दर्शाते हैं, और 7 से 14 तक के जो अंक होते हैं किस चीज को दर्शाते हैं? तो ये क्षार को दर्शाते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो जो अम्ल होता है इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? तो ध्यान रखना, ये अम्ल जो होता है ये इस तरह से याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अनीला। यानी कि अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल जो होता है, ध्यान रखना, ये इससे याद रखना, अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। और एक याद रखना, छालीना। ठीक, यानी कि छालीना का मतलब हो जाएगा जो क्षार है ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। तो दोनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये अम्ल की मैंने एक छोटी सी आपको ट्रिक बताई है, और ये किसकी ट्रिक बताई है? क्षार की ट्रिक बताई है। तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वहीं एक और चीज दे रखी है यहाँ पर, सिनकोना की छाल। तो सिनकोना की जो छाल होती है इससे एक दवा बनाई जाती है प्यारे साथियों, जिसे बोलते हैं कुनेन। ठीक, और ये कुनेन नामक जो दवाई है ये किसके प्रयोग में लाई जाती है? तो मलेरिया के उपचार के लिए कुनेन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। यानी कि जो कवक और शैवाल के मध्य में जो सहजीवी संबंध पाया जाता है उसे हम लाइकेन बोलते हैं, या लाइकेन जो है ये कवक और शैवाल के बीच में सहजीविता का कार्य करता है। तो इसके संबंध को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं, पारासिटिज्म कहते हैं, सेफ्रोफिटिज्म कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेलोटिज्म कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है कि जो पेड़ होते हैं उनकी छाल पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्टिकॉल्स कहते हैं, सेक्सटिलिसिस कहते हैं, परमेलिया कहते हैं, सेक्सिकॉल्स कहते हैं। तो पेड़ों की छाल पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं इन्हें जो बोला जाता है बच्चों वो बोलते हैं कार्टिकॉल्स। क्या बोलते हैं? कार्टिकॉल्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन्स विकास को कहते हैं। जो चट्टान होती है उन पर पाई जाने वाली जो लाइकेन होती है उन्हें क्या कहते हैं? कार्टिकॉल्स कहते हैं, लिग्निकॉल्स कहते हैं, टेरिकॉल्स कहते हैं, या सेक्सिकॉल्स कहते हैं। तो उन्हें प्यारे साथियों जो कहा जाता है चट्टानी स्तरों पर पाए जाने वाले जो लाइकेन्स होते हैं उन्हें सेक्सिकॉल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जापान के लोग जिस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं वह कौन सी है? यानी कि जो जापान के लोग हैं प्यारे साथियों, ऐसी कौन सी लाइकेन है जिसको सब्जी के रूप में खाते हैं? परमेलिया, रोसेला, इंडोकार्पन, क्लेडोनिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंडोकार्पन नाम की जो लाइकेन है इसका इस्तेमाल वो किसके रूप में करते हैं? सब्जी के रूप में। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी में एकदम व्यक्ति के पूरे शरीर में झंझनाहट सी होने लगती है, कपकपी सी आने लगती है, तो उसके लिए किस लाइकेन का उपयोग किया जाता है? लेकोनेरा, रोसेला, लोवेरिया, परमेलिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, मिर्गी की औषधि जिस लाइकेन से प्राप्त की जाती है वो है आप लोगों के सामने परमेलिया। चलिए अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर
यानी कि उभयचर कहते हैं, यानी कि जो जल में भी पाया जाता है और थल में भी पाया जाता है उसे हम कहीं ना कहीं उभयचर कहते हैं। तो ऐसा क्या है, शैवाल है, फंगस है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ब्रायोफाइटा। इसे पादप जगत का क्या बोलते हैं, वनस्पति जगत कह दो या पादप जगत कह दो, पादप जगत का उभयचर जो है वो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। चलिए, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, ऐसा कौन सा आप लोगों के सामने वर्ग है जिसमें जड़ के स्थान पर क्या पाया जाता है, मूलाभास पाया जाता है? तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि जड़ के स्थान पर जो मूलाभास पाया जाता है वो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। एक तरीके से ब्रायोफाइटा की क्या है, विशेषता भी है। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है लीवरवर्ट एवं फर्न, मॉस एवं फर्न, लीवरवर्ट एवं मॉस, इनमें से कोई नहीं। जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं उनमें कौन शामिल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों लीवरवर्ट एवं मॉस, जो किसके अंतर्गत आते हैं, ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है, यानी कि जो बीज की प्रवृत्ति होती है ये किसमें पाई जाती है? शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। तो बीजों की जो प्रकृति पाई जाती है प्यारे साथियों ध्यान रखना, ये पाई जाती है टेरिडोफाइटस में। जली फर्न, जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जल में पाए जाने वाला फर्न है जिसे किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वह क्या है? तो साल्विनिया है, एजोला है, मार्शिलिया है, टेरिडियम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एजोला। और एजोला का उपयोग जो है आप लोगों को पता है, इसका जैविक खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है 30वां। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? यानी कि पुनर्जीवन का गुण होने के कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो साइलोटम, लाइकोपीडियम, सिलेजिनेला या सिरेटोइप्टेरिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिलेजिनेला, जिसका कहीं ना कहीं पुनर्जीवन होने के कारण किस पर रखते हैं बच्चों, मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा पौधा है जिसके बीजाणु का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, दवा के रूप में? तो लाइकोपीडियम है, सिलेजिनेला है, साइलोटम है या इक्कीसेटम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाइकोपोडियम। क्या हो जाएगा बच्चों, लाइकोपोडियम। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता ही है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। चलिए, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों को पता होना चाहिए भैया कि सबसे ज्यादा क्रोमोसोम का मतलब क्या बच्चों? तो क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। क्या होता है, गुणसूत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन के मुताबिक आप लोगों को बताना है कि सबसे अधिक जो है वो क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, मनुष्य में, टेरिडोफाइटस में, हाथियों में, एंजियोस्पर्म में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जो सबसे अधिक गुणसूत्र होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें, टेरिडोफाइटस में, यानी कि 33वें का सही उत्तर हो जाएगा बी। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मनुष्य जो होता है इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं वो 46 होते हैं। ठीक, अब 46 गुणसूत्र होने के साथ साथ एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जोड़ी के रूप में पूछे तो कितनी जोड़ी होते हैं? 23 जोड़े में होते हैं, 23 जोड़े में। अब 23 जोड़े में से एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, 22 जोड़े जो होते हैं ये कैसे होते हैं प्यारे साथियों? 22 जोड़े एक समान होते हैं। सर किसमें एक समान होते हैं? तो 22 जोड़े एक समान होते हैं मेल एवं फीमेल में। मेल और जो फीमेल है इसमें 22 जोड़े कैसे होते हैं? एक समान। जो 23वां जोड़ा होता है ये 23वां जोड़ा मेल में और फीमेल में अलग अलग। फीमेल में तो एक्स एक्स ही पाए जाते हैं, लेकिन मेल में जो 23वां गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई होता है, जो ही लिंग का निर्धारण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो गोबर है उस गोबर पर पाए जाने वाले जो कवक हैं उन्हें क्या बोलते हैं? साक्सीकोल्स कहते हैं, टेरिकोल्स कहते हैं, कोर्टिकोल्स कहते हैं या कोप्रोफिलस कहते हैं। तो गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं मेरे प्यारे साथियों उनको कहा जाता है क्या? कोप्रोफिलस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले चट्टान पर उगने वाले, पेड़ों की छाल पर उगने वाले, इनके बारे में आप लोगों को बता चुका हूं मैं। चलिए, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? अब सीधी सी बात है, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा यानी कि जिसमें पर्णहरित नहीं होगा। क्लोरोफिल का मतलब होता है पर्णहरित। पर्णहरित जिसमें नहीं पाया जाता है वो कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता होगा।
ठीक। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता होगा तो सीधी सी बात है वह भोजन का निर्माण नहीं करता होगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो निम्न में से क्लोरोफिल नहीं होता शैवाल में, ब्रायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में, कवक में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कवक में। तो कवक जो होता है इसमें क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही वर्णक पाए जाते हैं। जो रंग होता है पौधों के फल फूल में रंग जो देखने को मिलता है वो क्लोरोफिल यानी कि वर्णक के कारण देखने को मिलता है। आलू का लेड ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू में जो रोग होता है लेड ब्लाइट, ये किससे उत्पन्न होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा, फ्यूजेरियम मोनिलीफोम द्वारा, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टस द्वारा, अल्टेनेरिया सोलेनाई द्वारा। तो बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 37। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। क्या बात है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने है, जो कि आपको पता ही होगा कि राइजोफस, स्टोलन फिलर, जायगो सेक्रोमाइसिस, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, सेक्रोमाइडोकिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, जो डबल रोटी के निर्माण में आने वाला कवक है। चलिए अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम क्या है, विषाणु है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है। तो पेनिसिलियम की यदि हम बात करें तो पेनिसिलियम एक क्या है, कवक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, चार्ल्स गुडियर ने, माइकल फेराडे ने, विलियम हार्वे ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन की खोज करने का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है वो है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अर्गोट प्राप्त होता है राइजोबियम से, क्लेविसेप्स से, फाइटोमोनास से, एल्ब्यूगस से। तो अर्गोट की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो ये जिससे प्राप्त होता है वह हो जाएगा क्लेविसेप्स से। किससे, क्लेविसेप्स से। चलिए अगला प्रश्न है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है। तो पेनिसिलियम एक्सपेंस्टम से, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म से, पेनिसिलियम नोटेटम से। तो औद्योगिक स्तर पर जो पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है प्यारे साथियों वो याद रखिएगा वो किससे किया जाता है, तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 42। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इनमें कौन सी कोशिका मिलाई जाती है, यीस्ट कोशिका मिलाई जाती है। तो डबल रोटी कोमल और कैसी हो जाती है, छिद्र युक्त हो जाती है, क्योंकि यीस्ट बेंजोइक अम्ल पैदा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है, यीस्ट कोमल होता है और आटा भी कोमल हो जाता है, यीस्ट एस्टिक अम्ल तथा एल्कोहल पैदा करता है जो रोटी को मुलायम बनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को क्या बनाते हैं, स्पंजी बना देते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, यीस्ट में कायिक जनन होता है। जो यीस्ट एक कोशिका होती है इसमें जो कायिक जनन होता है वो किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा, एकाइनिटस द्वारा, एप्लाजोस्पोर्स के द्वारा, एस्कोस्पोर्स द्वारा। तो यीस्ट में जो कायिक जनन होता है बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है जिसे बोलते हैं मुकुलन। तो इसमें होता है मुकुलन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है। ऐसी कौन सी कवक है जिसको खाया जाता है, तो म्यूकर है, पेनिसिलियम है, एगेरिकस है, राइजोपस है। तो ऐसी कवक का जो नाम है वो है एगेरिकस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, LSD किससे प्राप्त होता है, जीवाणु, कवक, 2,4-D, एल्कोहल। तो LCD नहीं है यहाँ पे, LSD है, याद रखिएगा। तो इसे प्राप्त किया जाता है कवक से। अगला प्रश्न है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, बेसिलस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 46 का ए, स्ट्रेप्टोमाइसिस से। अगला प्रश्न है 47, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इसको अलग किया था तो ल्यूवेनहॉग, बर्कहोल्डर, वॉक्समैन, फ्लेमिंग। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को अलग करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था वॉक्समैन, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 48, टिक्का रोग किसमें होता है,
तो चावल में, ज्वार में, गन्ना में, मूंगफली में। प्यारे बच्चों, आप लोगों को यदि हमारी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को ज्वाइन करिए और आप लोग इसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी बच्चों को पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पादप जगत का संगठन स्तर चल रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है। टोटल कितने प्रश्न हैं? 70 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, जो कि जबरदस्त प्रश्न हैं और बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया यदि दायर नहीं की है तो जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक। और चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है। तो टिक्का रोग किसमें होता है? चावल, ज्वार, गन्ना, मूंगफली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जो कि है मूंगफली, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 49। गन्ने में लाल सड़न रोग किससे उत्पन्न होता है? तो गन्ना जो है वो लाल पड़ जाता है, ये किसकी वजह से? जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, कवकों के द्वारा, निमेटोड द्वारा। तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग जो होता है वो याद रखिएगा 49 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कवक के द्वारा। अगला प्रश्न है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कवकी बीजाणुओं का पुंज, कवक तंतु हाइफा का प्रकार, कसकर ठथासस भरे कवक जाल, अलैंगिक बीजाणु पैदा करने वाले प्रयुक्त संरचना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। चलिए 51 मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है। तो मशरूम की यदि हम बात करें तो ये क्या है? तो मशरूम एक कवक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? मतलब ऐसा कौन सा प्रतिजैविक था जिसको पहली बार बनाया गया था? तो टेरामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पेनिसिलिन। इसके बारे में आप लोगों को बता भी दिया है कि पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। चलिए एथलीट फूट नामक बीमारी किसमें उत्पन्न होती है? यानी कि जो एथलीट फूट है ये बीमारी जो होती है किसकी वजह से होती है? जीवाणु की वजह से, कवक की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, निमेटोड की वजह से। तो एथलीट फूट नामक जो रोग होता है ये ध्यान रखिएगा किसकी वजह से होती है? ये कवक की वजह से होती है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जंतुओं में जो होने वाला फूट एंड माउथ रोग होता है किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, विषाणु द्वारा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा प्यारे साथियों विषाणु द्वारा। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, यानी कि आलू में जो मोजेक रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, शैवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है प्यारे साथियों? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? शैवाल जो है इसे एक और नाम दिया जाता है एल्गी। तो शैवाल को क्या बोला जाता है प्यारे साथियों? एल्गी बोला जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वर्गीकी कहलाता है। माइकोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, फाइकोलॉजी। तो शैवालों का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है प्यारे बच्चों उसे बोलते हैं फाइकोलॉजी। और जहां पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कवकों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? कवकों या फिर हम यूं बात करें फंगाई, इसके बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कवक या फंगाई का जो अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है? तो माइकोलॉजी के अंदर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यहां पर बात हो रही है शैवालों की। इससे पहले प्यारे साथियों मैंने आप लोगों को बताया है किसके बारे में? कवक। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ये आपको ध्यान होगा, ठीक। तो यहां पर पूछा गया है शैवालों की। ऑप्शन है काइटिन, सुवेरिन, क्यूटिन, सेल्यूलोज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज। तो 57 का हो जाएगा सी। हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? जो हाइड्रा नामक जो जीव है उसमें कहीं ना ये जीव यानी कि पादप, ठीक, जो उसमें स्त्रावी कोशिका जो होती है उनमें कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला, नोस्टोक, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगोरा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा 58 का वो हो जाएगा ए यूक्लोरेला। चलिए अगला प्रश्न है सारगोसा समुद्र का नाम पड़ा, यानी कि सारगासो जो समुद्र का नाम पड़ा वो किसके कारण पड़ा है? जिसे सारगेसो भी बोलते हैं, ठीक। कवकों के कारण, आवृतबीजियों के कारण, ब्रायोफाइटा के कारण, शैवालों के कारण। तो जो सारगेसो समुद्र जो नाम पड़ा है प्यारे बच्चों ध्यान रखना है ये नाम पड़ा है किसके कारण? शैवालों के कारण। चलिए अगला प्रश्न है
गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। जो गलगंड रोग जो होता है उसके उपचार के लिए कौन सी चीज खाई जाती है जो समुद्र में पाई जाती है? सल्फर, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जो कि है आयोडीन। चलिए अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स। तो ऐसे शैवाल का नाम बताना है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है, तो वह शैवाल है लेमिनेरिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 62। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से, लाइकेंस से, शैवालों से या जलीय शैवालों से? यानी कि शैवाल तो 3 प्रकार के दे रखे हैं, जो समुद्र में पाए जाने वाले, जल में पाए जाने वाले, सामान्य स्थल पर पाए जाने वाले। लेकिन इनमें से कौन से में केल्प पाया जाता है? तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ए, समुद्री शैवालों से जो होता है वो क्या प्राप्त होता है? केल्प प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषित है? ऐसा कौन सा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है? तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा। तो इस प्रश्न का बहुत ही शानदार और जबरदस्त उत्तर होने वाला है प्यारे साथियों, शैवाल। क्योंकि शैवाल के अंतर्गत क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? यानी कि एक तरीके से चावल की जो फसल होती है उसके लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। नीलहरित शैवाल, राइजोबियम स्पीसीज, एजेटोबैक्टर, कवक मूल कवक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलहरित शैवाल, 64 का ए। चलिए, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम। यानी कि जो अंतरिक्ष में जाते हैं उन लोगों के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति कराने के लिए कौन से शैवाल का प्रयोग किया जाता है? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ओडोगोनियम, क्लोरेला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरेला। यानी कि अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं उनके अंतरिक्ष यान में जो ऑक्सीजन के लिए जिस पौधे को लगाया जाता है, जिस शैवाल को लगाया जाता है, वो है क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि जो लाल सागर है इसका जो लाल रंग होता है वो मौस के कारण होता है, या फिर यदि पूछा जाए प्यारे साथियों आप लोगों के से शैवाल के कारण या कवक के कारण या जीवाणु के कारण? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने 66 का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या? शैवाल। यानी कि लाल सागर का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण दिखाई देता है? शैवाल के कारण दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं ये जो है लाल रंग ये कौन से शैवाल के कारण होता है? तो मैं आप लोगों को उस शैवाल का नाम बता दूं प्यारे साथियों। तो एक तरीके से ट्राइकोडेस्मियम। क्या है? ट्राइकोडेस्मियम। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ट्राइकोडेस्मियम। तो ट्राइकोडेस्मियम नामक जो शैवाल होता है उस शैवाल में कहीं ना कहीं वृद्धि हो जाती है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक, तो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम पूरा नाम है इसका ना, एरिथ्रियम। ये कवक का नाम यदि शैवाल का नाम यदि आपको याद रह जाए तो याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एगार एगार किसमें तैयार होता है? जो एगार एगार है वो किससे तैयार होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने, जो कि जबरदस्त प्रश्न है। यह एगार एगार जो होता है किससे तैयार होता है? तो शैवाल से, लाइकेन से, कवक से, ब्रायोफाइटा से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ये होता है किससे? शैवाल से होता है। और शैवाल में भी अगार अगार की यदि हम बात करें या एगार एगार की यदि हम बात करें तो ये लाल शैवाल से होता है। किससे प्राप्त होता है ये? तो ये लाल शैवाल से होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो शैवाल में भी कौन से शैवाल से? लाल शैवाल से। ठीक, और लाल शैवाल को हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं प्यारे साथियों रोडोफाइसी। क्या बोलते हैं? रोडोफाइसी बोलते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 68। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो वनस्पति जगत के जो गैर हरित, जो हरे नहीं होते हैं, विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फंजाई, जिसे हम बोलते हैं कवक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो लिपिड्स की बनी होती है, सेल्यूलोज की, प्रोटीन की, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, जो कि आपको बताया था टोटल 70 प्रश्न होने वाले हैं। तो प्रश्न है, कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में,
तेल कायों के रूप में, स्टार्च के रूप में, अल्कोहल के रूप में। तो कवकों में जो भोजन संचित होता है वो होता है प्यारे साथियों ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, तो आज की क्लास में हमने पादप जगत के संगठन स्तर से टोटल 70 प्रश्नों की चर्चा की है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो सभी लोगों ने यदि अभी तक क्लास को देखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।